सॉल्व करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्या था इसमें, ये क्वेश्चन इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को हमें फाइंड करना था। रेट ऑफ रिएक्शन किस में फाइंड करनी थी, सेकेंड में, और किस में फाइंड करनी थी, मिनट में। इनमें से हमने क्या किया है, एक तो हमने सॉल्व कर लिया था मिनट वाला, नेक्स्ट सॉल्व करना होता है किस में, सेकेंड्स में। तो अब इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड में। कैसे सॉल्व होगा देखो, अगर यहाँ पे बात की जाए किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने की, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, फॉर्मूला था किसकी कंसंट्रेशन आएगी, रिएक्टेंट की, और नीचे क्या आएगा, टाइम। ये फॉर्मूला हमने पहले वाले लेक्चर में देख लिया था। क्या था फॉर्मूला, R इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे R आएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंज होगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। कंसंट्रेशन को ऐसे शो करते हैं, और ये क्या हो गया, टाइम। जैसे जैसे टाइम, D मतलब चेंज, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, चेंज होगी। और रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट क्या होगा, कम होता जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा था तुमसे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को रीड करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि एक बार में सबको समझ में नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट लेक्चर है उसको एक बार अच्छे से देख लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब देखो यहाँ पर R इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस dR/dt। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। अब एवरेज रेट का मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dr की बात करोगे तो ये हो गया फाइनल, और ये क्या हो गया, इनिशियल। R2 मतलब फाइनल, इनिशियल, और ये टाइम। इतना हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। 25 क्या है, ये मिनट्स हैं, तो ये मिनट में आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मैंने पहले बता दिया था। कंटिन्यू आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो आंसर आया किस में आया है, मिनट में। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, सेकंड में। क्या करोगे देखो, जनरली अपन क्या करते हैं, अगर मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है, 60 सेकंड। तो क्या कर देंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करना है, डायरेक्ट किसका मल्टीप्लाई कर दें, 60 का। और अगर तुमने ऐसे कर दिया, इसी आंसर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों होगा देखो, इसमें तुम्हें यही इंपॉर्टेंट बात है। फॉर्मूले में देखो टाइम कहाँ पर आ रहा है, फॉर्मूले में टाइम कहाँ पर आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है ना, नीचे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हमें कन्वर्जन करना है तो वो भी कहाँ होगा, नीचे ही होगा। क्या होगा देखो, ये जो आंसर आया इसको ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इतने को, इसको मैं लिखती हूँ, ये वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन आया वो किस में आया, मिनट में आया है। ठीक है, ये किस में आया, मिनट में आया अपना आंसर। अब मैं इसी रेट ऑफ रिएक्शन को किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, सेकेंड में। क्या करोगे देखो, इक्वल्स टू, या तो यहाँ से सॉल्व करूँ या फिर डायरेक्ट यहाँ से, कैसे भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, 4 जो अपना आंसर आया उसी को ही लिखो, 4 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, फिर इसके बाद देखो मोल पर लीटर पर मिनट। अब हमें किसको चेंज करना है, पहले तो ये देखो हमें चेंज करना है टाइम को। किस में चेंज करना है, सेकेंड में। टाइम कहाँ पर आ रहा है फॉर्मूले में, नीचे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपन मिनट, तो कहाँ पर आएगा, मिनट आएगा नीचे। इसे मुझे किस में चेंज करना है, सेकेंड में। तो क्या करोगे, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड, किसका होगा, 60 का। यही तुम्हें याद रखना है, क्योंकि टाइम कहाँ पर है फॉर्मूले में, नीचे है, डिवाइड में है। तो अगर मुझे कन्वर्जन करना है तो वो भी कहाँ होगा, डिवाइड में ही आएगा, नीचे ही आएगा। मिनट को सेकंड में चेंज करना है, अपना आंसर मिनट में आया, सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 60। इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद आंसर आ ही जाएगा। कर लोगे इसको सॉल्व, कितना हो जाएगा ये, 10⁻⁵, ये 0 ऊपर गए, और इंटू 4/6 हो जाएगा। 4/6 को इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहीं कर देती हूँ मैं, 6 × 10। ठीक है, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, ये 10 ऊपर गया, 2/3। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.66। ठीक है, और आंसर ये किस में आया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आता भी है एग्ज़ाम में। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो तुम क्या करोगे, इससे पहले वाली जो लेक्चर है उसका मैंने लिंक डाल दिया है, उसमें सबसे लास्ट में मैंने यही क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन किस में किया था, मिनट में। और आज किस में सॉल्व किया है, सेकंड में। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, पहले इसका मतलब समझते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया। अगर इन शॉर्ट बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा, स्पीड।
टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है किस में, प्रोडक्ट में, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पीड कितनी है। स्पीड के लिए हमने केमिकल काइनेटिक्स में वर्ड कौन सा यूज़ किया है, रेट। स्टाइकियोमेट्री क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा H2 हाइड्रोजन और ये क्या है Cl2, दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, HCl, ये हमें पहले से ही पता है। अब ये देखो यहाँ पर ये बैलेंस है क्या, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 2 और यहाँ कितने हाइड्रोजन 1, तो ये बैलेंस नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पर देखो, इस हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 2 का, और Cl भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करने के लिए हमने जिसका मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्टाइकियोमेट्री। रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने के बाद यहाँ पे कितना है, ये 1 ही है, यहाँ पर आगे वाला देखना है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना है 1, Cl2 की बात करो यहाँ पे भी कितना है 1, इस HCl में बात करो यहाँ पे कितना आएगा 2, तो ये आया यहाँ पर 1 1 2 एंड दिस इज़ कॉल्ड स्टाइकियोमेट्री। तो स्टाइकियोमेट्री जो वर्ड है वो कब आएगा, व्हेन द रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखो यहाँ लिखा हमने कोई सा भी एग्जांपल N2 प्लस H2 और ये क्या बन गया NH3। इसको बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा, बैलेंस करना हम जानते हैं, N2 में कितने नाइट्रोजन है 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो ये बैलेंस हो गई ना, बैलेंस करने के बाद कितने मोल्स हैं यहाँ पे, ये 1 है यहाँ पर, तो इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, ये 1 है, वैसे ऊपर लिखते हैं, चलो ऊपर लिखते हैं, ये 1, ये 3 यहाँ पर और ये कितना हो गया 2, ठीक है, 1 3 और ये क्या हो गया 2, दिस इज़ कॉल्ड स्टाइकियोमेट्री। तो पहले तो ये समझो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या है, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने के बाद ये आ गए यहाँ पर मोल्स, तो जितने भी आगे डिजिट्स लिखी हुई हैं दिस इज़ कॉल्ड स्टाइकियोमेट्री, ठीक है। अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है उसकी बात करते हैं। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम्पल है। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस रिएक्शन की, ये लिखा है यहाँ पर A और रिएक्टेंट और यहाँ से क्या बना, प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पर A क्या है तो तुम क्या बोलोगे, ये रिएक्टेंट है, और अगर मैं बोलूँ ये P क्या है तो तुम क्या बोलोगे, प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर रिएक्टेंट हमें पता है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट कम हो गया, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो प्रोडक्ट के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्म होगा और ये क्या होगा, रिएक्टेंट डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब ब्रेक हो गया, कम हो गया, इसको अपन डिसअपियर भी बोल सकते हैं, डिसअपियर, क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिसअपियर होता जाएगा, ठीक है। अब देखो एक लाइन बोलती हूँ मैं, इसका मतलब बताना। अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो पहले तो ये बात बताओ कि इस सेंटेंस से तुम्हें क्या समझ में आता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किसकी बात कर रहे हैं अपन, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की, ठीक है। चलो इसको आर ही करते हैं, ये लो आर। अगर डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है तो किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम आर की बात करेंगे, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ यहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रेट ऑफ प्रोडक्ट नहीं, रेट ऑफ फॉर्मेशन। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो बताओ किसकी बात करेंगे। अगर मैं बात कर रही हूँ डिकम्पोजिशन, तो इसका मतलब किससे है, इसका मतलब है रिएक्टेंट से, ठीक है। और अगर मैं बात कर रही हूँ फॉर्मेशन की, तो इसका मतलब किससे होगा, प्रोडक्ट से। डिकम्पोज होने वाला कौन, रिएक्टेंट, इसका मतलब रिएक्टेंट की बात करेंगे। फॉर्म होने वाला कौन, प्रोडक्ट, यानी किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट की, ठीक है। आगे देखो अब डिकम्पोज, इन दोनों को मतलब समझते हैं। डिकम्पोज कौन हो रहा है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, टाइम के साथ कम होगा, तो हम क्या लिखेंगे, डी मतलब चेंज। कौन चेंज होगा, रिएक्टेंट, ठीक है। अमाउंट को, कंसंट्रेशन को मैंने पहले बता दिया, ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये है। और ये क्या होगा यहाँ पर, डी टी,
इसका मतलब क्या होता है ये समझो, टाइम चेंज हो रहा है, डी मतलब चेंज, टाइम चेंज हो रहा है तो रिएक्टेंट भी क्या होगा, चेंज होगा, यही होगा। टाइम के साथ ये रिएक्टेंट, इस ब्रैकेट का मतलब अमाउंट को हम क्या बोल रहे हैं, कंसनट्रेशन। एज द टाइम चेंजेस, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा ये रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का क्या अमाउंट, वो भी क्या होगा, चेंज। ठीक है, अब हमें पता है डिकम्पोज मतलब क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यानी कम होगा। अगर फॉर्मेशन की बात करें तो किसके लिए करोगे, प्रोडक्ट के लिए। क्या लिखेंगे अपन, प्रोडक्ट चेंज होता जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट, ऐसे ही ये चेंज हो गया किसके साथ, टाइम के साथ। और फॉर्मेशन अंदर टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हमने इससे पहले वाले में देख रखा है, प्रोडक्ट जो होगा टाइम के साथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। तो हमने यहाँ पे दो वर्ड्स देखे, एक तो डिकम्पोजिशन और दूसरा क्या है, फॉर्मेशन। डिकम्पोजिशन वर्ड किसके लिए आना है, डिकम्पोजिशन मतलब होता है ब्रेक होना, तो ब्रेक कौन हो रहा है, रिएक्टेंट। तो जब भी क्वेश्चन में डिकम्पोजिशन की बात करेगा इसका मतलब वो रिएक्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर वो फॉर्मेशन की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट की। सिर्फ हमें इतना ही समझना है कि डिकम्पोजिशन किसके लिए आना है और फॉर्मेशन किसके लिए आना है। आगे कंटिन्यू करते हैं, देखो इसको। देखो आगे कंटिन्यू करें तो क्या होगा, ये भी रेट है, हमने पढ़ लिया इसको, और ये भी क्या है, रेट है। ये जो रेट है वो किसके रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट, लेकिन है तो रेट ही ना। ये भी क्या है, रेट है, किसके रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट में, लेकिन है तो ये भी रेट। इस रिएक्शन के लिए हमने कितनी रेट लिख दी, दो, एक बार रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में और एक बार प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। इसको मैंने कर दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात बताओ, मैं पूछूँ अगर तुमसे कि इस रिएक्शन के लिए तुम्हें क्या बताना है, रेट बतानी है, तो तुम बोलोगे ये भी रेट है, इस वाली रिएक्शन के लिए ये भी रेट है, और इस वाली रिएक्शन के लिए ये भी रेट है ना। कितनी रेट हो गई, दो रेट हो गई। तो एक को हमने कर दिया इक्वेशन 1, दूसरे को हमने कर दिया इक्वेशन 2। फिर क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या होगा, ये आर, ये भी क्या है, आर मीन्स रेट, ये आर इक्वल्स टू, एक बार हमने लिखा ऊपर वाला। अच्छा एक बात समझो, हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे x इक्वल्स टू क्या लिखा, 5, y इक्वल्स टू, ये x है, x इक्वल्स टू लिखा p, ठीक है, और y इक्वल्स टू भी क्या लिखा, p। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, क्या करोगे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो आपस में भी क्या होंगे, ये इक्वल ही होंगे, ऐसे ही तो है। रेट इसके इक्वल है, ये रेट इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो हम क्या लिखें यहाँ पर, रेट इक्वल्स टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये आर इसके इक्वल, आर इसके इक्वल, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, इक्वल्स टू प्लस डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। ये किसके लिए आ गया, फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। हो गया ये अपना। फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। डायरेक्ट हमें क्या करना है, क्योंकि इस टॉपिक में कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा अगर आता है तो हमें कंसेप्ट समझना है। ये हो गया अपना एग्जाम्पल फर्स्ट। अब करते हैं एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड में क्या करना है, देखो इसको मैं यहीं करती हूँ, तुम इसको नोट कर लो पहले। एग्जाम्पल सेकंड में ये करना है, इसको मैंने 2R कर दिया, बस इतना। अब इसको पूरे को सॉल्व करना है, तो ये तुम्हारा नोट हो गया होगा। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या, देखो क्वेश्चन में डिफरेंस है, क्योंकि पहले वाले में क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ था वहाँ पे रिएक्टेंट। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ वहाँ पे क्या था, आर था, ऐसे था। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, सिर्फ इतना था। अब क्या हो रहा है, 2R कर दिया। सॉल्व करते हैं इसको, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले वही, इनमें से देखो कौन रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट, पता है हमें, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट है, ये हमें पता है। सेकंड हमें क्या करना है, कौन डिकम्पोज होता है, रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा, है ना, ये डिकम्पोज होगा। फॉर्मेशन किसका होता है, प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट क्या होगा, एक सेकेंड, ये पहले वाले स्टेप में ना डिकम्पोजिशन नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, फॉर्मेशन आएगा। पहले वाले एग्जाम्पल में भी फॉर्मेशन कर देना और यहाँ पर भी क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इससे पहले वाले में करेक्ट कर लेना, फॉर्मेशन आएगा।
अब देखो यहाँ पर ये रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करो, कैसे करें। आर क्या होगा, टाइम के साथ आर रिएक्टेंट है ना, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो डी टी मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, आर यानी कि रिएक्टेंट, कंसनट्रेशन यानी कि अमाउंट, ये भी क्या होता जाएगा, चेंज। टाइम चेंज होगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट यानी कंसनट्रेशन भी क्या होगा, चेंज। और क्या चेंज होगा, नेगेटिव, ठीक है। प्रोडक्ट की बात करो, क्या हो जाएगा, प्लस डी पी, और ये क्या हो जाएगा, डी टी। इसको हमने बहुत बार पढ़ लिया। अब देखो इसके बाद इस वाले में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे मैंने कहीं पर भी 2 वर्ड यूज़ नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें क्या बताना है, स्टार पॉइंट लगा के इसको ध्यान से समझना। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या समझना है कि डिकम्पोज कौन हो रहा है, सिर्फ इतना बताना है। 2 है, 3 है, 4 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है कि डिकम्पोज कौन हो रहा है, और डिकम्पोज कौन होता है, रिएक्टेंट। तो ये लिखेंगे माइनस डी आर अपॉन डी टी। इन केस यहाँ पे क्या होता, 2 ना होकर सपोज करो कि यहाँ पे 50 होता, तो भी हम यही लिखते, क्योंकि हमें सिर्फ बताना क्या है, हमें सिर्फ ये बताना है कि डिकम्पोज कौन हो रहा है, ब्रेक कौन हो रहा है, टाइम के साथ कौन ऐसा है जो कम होता जा रहा है, कौन होता है, आर, रिएक्टेंट कम हो रहा है, बस इतना बताना है। इस 2 से 50 से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी। इसका मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज माइनस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। जब भी डिकम्पोजिशन वर्ड आएगा तो तुम्हें आगे डिजिट्स 2, 3, 4, 5 कुछ भी यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या लिखोगे, माइनस 2 आर अपॉन डी टी, सॉरी माइनस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। अच्छा सेम किसके लिए आएगा, फॉर्मेशन के लिए। अब फॉर्मेशन में तो कुछ है ही नहीं, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अगर होता, सपोज़ करो यहाँ पे 2p होता, तो भी हम यही यूज़ करेंगे, 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या बताना है कि कौन फॉर्म हो रहा है, ठीक है इतना। अब देखो इसके बाद हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। इस पर स्टार मार्क कर दो। रेट मतलब क्या होता है, स्पीड, ठीक है। स्पीड जो होगी वो कैसे आएगी, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना है। स्पीड के लिए जब अपन ओवरऑल बात करेंगे, दोनों को मिलाकर लिखेंगे, तो ये यूज़ में आना है, ये जो 2 है वो यूज़ में आएगा। अब कैसे यूज़ में आएगा, इसको भी देखो कैसे आएगा। देखो दोनों को कंपेयर करो, रिएक्टेंट और ये क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2R, और ये क्या लिखा हुआ है, P। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ लिखूँ मैं, ये 2R लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, P। इसका मतलब समझो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट से मिलके एक क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ये एक ही तो है यहाँ पर, ये 1 है ना। 2 रिएक्टेंट से मिलके कितना प्रोडक्ट बन रहा है, 1। या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूँ, 2 रिएक्टेंट जब क्या होंगे, ब्रेक होंगे, डिकम्पोज होंगे, तब जाके एक क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही हो रहा है ना, 2 रिएक्टेंट तो ब्रेक होंगे और एक क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अच्छा अब देखो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट ब्रेक होंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 रिएक्टेंट ब्रेक हो रहे हैं, सपोज़ करूँ 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रेशो कितना है, 2:1। 2 रिएक्टेंट से इसको देखो, 2 रिएक्टेंट और ये क्या है यहाँ पर, 1P, ऐसे ही है ना। तो 2 रिएक्टेंट के ब्रेक होने पर कितना प्रोडक्ट बन रहा है, 1 बन रहा है। तो 4 के ब्रेक होने पे 2 बनेगा, ठीक है। ऐसे ही बताओ 10 ब्रेक हो जाए तो 5 प्रोडक्ट बनेंगे, 5 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ऐसे ही तो होगा। इसका मतलब ये बताओ, क्या इस बार रिएक्टेंट का ब्रेक होना और प्रोडक्ट का फॉर्म होना दोनों सेम है क्या, ध्यान से सुनो। इस बार क्या रिएक्टेंट का ब्रेक होना और प्रोडक्ट का फॉर्म होना दोनों सेम है क्या, नहीं है सेम, क्योंकि रिएक्टेंट के आगे क्या लिखा हुआ है, 2, और प्रोडक्ट के आगे कितना लिखा हुआ है, 1। इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है हमें, फॉर्म करना है हमें, तो रिएक्टेंट क्या है, डबल। ये डबल अमाउंट में क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। अगर ये 100 ब्रेक होंगे तो ये कितने बनेंगे, 50, ऐसे ही आएगा। अब देखो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रही हूँ, एक वर्ड में समझने के लिए। अगर रिएक्टेंट, कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं, अगर रिएक्टेंट कितने ब्रेक हो रहे हैं, रिएक्टेंट मतलब आर ब्रेक हो रहे हैं कितने, 100, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 50, ऐसे ही होगा। और इजी करें इसको तो रिएक्टेंट कितने यहाँ पर, 2, रिएक्टेंट कितने ब्रेक होंगे, 2, और प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा 1।
प्रोडक्ट 1 क्या होगा, फॉर्म होगा। ऐसे ही तो हो रहा है, देखो रिएक्टेंट 2 ब्रेक होंगे और प्रोडक्ट कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब क्या करना है, हमें दोनों को इक्वल करना है। कैसे करोगे इक्वल, दोनों का रेशो क्या है, 2:1 है, इक्वल तो नहीं है ना, लेकिन हमें दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। कैसे करोगे इक्वल, देखो इसके आगे 2 है ना, और जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, ओवरऑल 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कभी यहाँ पे 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, तो ओवरऑल कितने के लिए कैलकुलेट करेंगे, 1 के लिए। इसका मतलब ये 2 ब्रेक हो रहे हैं और मुझे इसको 1 करना है, तो क्या करोगे, ध्यान से सुनो, ये कितने ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पर, 2। मुझे ओवरऑल सबके लिए बात करनी है और सबके लिए कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या ईजी वे में क्या कर लेंगे, सबको 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। ये तो 1 ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 ब्रेक हो रहे हैं और हमें इक्वल करना है इसको इसके, तो क्या करोगे, 2 ब्रेक हो रहे हैं, इसको मुझे 1 करना है, तो क्या करें, ये ना -dr/dt, ठीक है। ये कितने के लिए आई है, ये वाली आई है किसके लिए, 2 के लिए आई है, ठीक है। ये वाली जो अपनी क्या आई है, रेट आई है, वो कितने के लिए आई है, 2 के लिए आई है। हमें कितने के लिए करनी है, 1 के लिए करनी है, तो क्या करोगे, ये जो आई है रेट वो कितने वाले के लिए आई है, ये 2 के लिए आई है, डायरेक्ट 2 के लिए आई है, ठीक है। जैसे मान लो 2 के लिए कितनी वैल्यू आई, x आई है, ये x वैल्यू मान लो, तो 1 के लिए कितनी आएगी, 1 के लिए आएगी x/2, ऐसे ही तो करेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू आई है वो कितने के लिए आई है, 2 के लिए आई है, क्योंकि मुझे दोनों को इक्वल करना है, तो इसमें कितने का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, 1/2, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे 3 होता तो 1/3, 4 होता तो 1/4, और फिर यहाँ पे ये सेम। अब ये क्या हो गया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस dp/dt, ठीक है। इसके लिए तुम क्या करोगे, एक सेंटेंस मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, तुम उसको नोट कर लेना, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये केवल समझना था, अगर एग्ज़ाम में आता है तो तुम्हें डायरेक्ट करना है। नीचे वाला फॉर्मूला ये है जो है यहाँ पर, इसी से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। करते हैं, देखो इसको, देखो ये लाइन लिखी नीचे। अब चाहो तो तुम इसको ऐड कर लेना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर की बात कर रहे हैं, इज़ ट्वाइस, क्योंकि 2 आर ब्रेक हो रहे हैं, और द फॉर्मेशन ऑफ पी या 1p, कैसे भी कर लो, यानी आर तो डिकम्पोज हो रहा है ट्वाइस, डबल डिकम्पोज हो रहा है, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 1। अब देखो नेक्स्ट लाइन, तो हमें इसको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा, जो डबल था, ट्वाइस था ना, तो 2 का डिवाइड करेंगे, थ्राइस है तो 3 का डिवाइड करेंगे, तो जितना भी स्टाइक्योमेट्री होगा उसका हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब देखो इसको तुम नोट कर लेना। अब क्या करना है तुम्हें, एग्ज़ाम में इतना सब कुछ नहीं पूछेगा। क्या करना है, अगर अपन बात करें किसकी, डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन की, तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो ये एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, पहले क्या करना है, ये देखो कौन रिएक्टेंट है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, रिएक्टेंट, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, तो रिएक्टेंट क्या होगा, डिकम्पोज। इसके लिए हम लिख देंगे डिकम्पोज या फिर डिसअपीयरेंस। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट तो फॉर्म होता है। फिर क्या लिखना है, रेट ऑफ, किसकी बात करेंगे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, रिएक्टेंट का। कितने रिएक्टेंट हैं, 2, एक तो अपने पास नाइट्रोजन है और दूसरा कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन, तो दोनों की बात करेंगे। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, एक बार इसकी बात करेंगे, फिर दूसरी बार रेट ऑफ कौन डिकम्पोज हो रहा है और हाइड्रोजन, तो इसकी भी बात करेंगे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों का इंडिविजुअल अपना अपना क्या इंपॉर्टेंस है, तो दोनों की अलग अलग बात करेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन कैसे लिखते हैं, डिकम्पोजिशन के लिए हमें पता है, यानी कम होगा, नेगेटिव साइन आएगा। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, कम हो रहा है, नेगेटिव लगाएंगे। इसके बाद डी मतलब क्या हो रहा है, चेंज। कौन चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन कम होता जा रहा है ना, यानी चेंज हो रहा है अमाउंट, और टाइम के रेस्पेक्ट में। हाइड्रोजन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा एक बात और, हाइड्रोजन कम हो रहा है तो क्या लिखें, माइनस डी, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया यहाँ पे, टाइम। अब एक बात देखो, यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को अपन यहाँ यूज़ करेंगे क्या, इस 3 को हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ किसकी बात चल रही है, डिकम्पोजिशन की। हमें सिर्फ ये बताना है कि ब्रेक कौन हो रहा है, और ब्रेक कौन हो रहा है, हाइड्रोजन। कैसे पता लगा हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे हमने कौन सा साइन यूज़ कर लिया, नेगेटिव साइन, ठीक है।
अब बात करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्म तो अमोनिया हो रहा है, क्या लिखोगे? फॉर्मेशन के लिए अपन प्लस लिखेंगे और ये हो जाएगा D/dt। और किसके कंसंट्रेशन चेंज हो रही है? अमोनिया की। ठीक है, अगर तुम्हें ये सब समझ में नहीं आता, मैंने पहले भी कहा है, पहले फर्स्ट लेक्चर देखना तभी समझ में आएगा। अब इसके बाद देखो आगे, रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर कैसे करोगे? पहले स्टाइक्योमेट्री देखो, यहाँ पे कितना है? ये 1, यहाँ पे कितना है? ये 3, ये 3 है ना, इसको देखना है आगे वाले को। ठीक है, 1 3 और यहाँ कितना है? 2। तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट मेथड बता दिया, एक एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर अपन बात करें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो 1 मोल नाइट्रोजन ब्रेक हो रहा है, ये कितना ब्रेक हो रहा है? 3 ब्रेक हो रहा है। और यहाँ कितना फॉर्म हो रहा है? 2 फॉर्म हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। हमें सबको क्या करना है? इक्वल करना है, सबको इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, जितनी भी स्टाइक्योमेट्री है उसका क्या कर देंगे? डिवाइड। जैसे देखो यहाँ पे ये 1 है ना, ये तो 1 ही रहेगा, इसको तो कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा, क्या लिखोगे? 3 है ना, हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है? 1 के लिए। तो क्या करेंगे? 1 के लिए कैलकुलेट करना है तो 3 का क्या कर देंगे? डिवाइड। डायरेक्ट याद रखो। और कैसे आया वो मैंने पहले बता दिया। तो ये 1/3 नेगेटिव साइन D/dt और ये क्या हो जाएगा? H2। फिर इसके बाद है इक्वल्स टू प्लस 1/2 D/dt और ये क्या फॉर्म हो रहा है? NH3। कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ सेम है। बस जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है तो जो स्टाइक्योमेट्री है उसका हम क्या कर देंगे? डिवाइड। जो स्टाइक्योमेट्री है उसका हम क्या कर देंगे? डिवाइड। यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री 1 है तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा और प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा? प्लस। आया समझ में? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो इस रिएक्शन के लिए ये अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, इस एग्जाम्पल को और समझो, इसके बाद तुम खुद से आगे वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, इसको और मैं कराती हूँ। अब देखो यहाँ पर इस वाले को सॉल्व करना है तो क्या करोगे? इसकी बात करना, डायरेक्ट किसकी बात करनी है? रेट ऑफ रिएक्शन की। डायरेक्ट बात करनी है तुम्हें किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि डिकम्पोजिशन तो हमें डायरेक्ट पता है, ये डिकम्पोज होने वाले हैं, ये फॉर्म होने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो कैसे लिखोगे? अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर स्टाइक्योमेट्री ऊपर लिख देते हैं जिससे हमें एग्जाम में मिस्टेक ना हो। इसकी स्टाइक्योमेट्री कितनी है? 5। या तो तुम इस पर अंडरलाइन कर दो, ये 1 है, ये 6 है। ठीक है, और या फिर क्या करो? ऊपर लिख दो जिससे हमें अच्छे से याद रहे। ये 5 1 6, ये 3 और ये भी कितना है? 3। अब इसको सॉल्व करो। Br क्या है? ये तीनों क्या है? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के लिए हमें कौन सा साइन यूज़ करना है? नेगेटिव साइन। कैसे करोगे? देखो नेगेटिव साइन की बात करें तो करते हैं D/dt, ये तो सब में ही आना है। Br यहाँ पे क्या हो गया? रिएक्टेंट, नेगेटिव है ना तो नेगेटिव लगाई दो, आयन है ये तो पूरा, और माइनस साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है। और क्या करना है? 5 को अपन क्या लिखेंगे? 1/5। ऐसे ही होगा ना, जो भी स्टाइक्योमेट्री है उसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। नेगेटिव साइन दिख रहा है यहाँ पर, नेगेटिव आएगा, इसको अच्छे से लिखना था। ये नेगेटिव, ये इक्वल्स टू और ये क्या हो गया? R। इसके लिए सॉल्व करो। इक्वल्स टू 1 है ना, 1 को तो कुछ नहीं करना, लेकिन रिएक्टेंट है तो नेगेटिव आएगा D/dt और यहाँ क्या हो जाएगा? BrO3 माइनस। फिर इसके लिए करो इक्वल्स टू, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव तो आएगा ही, इससे कंफ्यूज मत हो ना, रिएक्टेंट है माइनस आएगा। और यहाँ पे क्या लिखें अपन? 6 है ना, तो 1/6 और फिर क्या हो जाएगा? D/dt और ये क्या हो जाएगा? H+। इनकी बात करो, ये क्या है यहाँ पर? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हमें क्या लगाना है? प्लस D/dt और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अच्छा 3 और है यहाँ पर, तो 3 है तो अपन क्या लिखें? 1/3। 3 है ना, तो स्टाइक्योमेट्री डिवाइड में आनी है। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो अपने आप। ये क्या हो जाएगा? Br2। और सिमिलरली तुम्हें कंटिन्यू करना है, आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है, ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन आएगा। और 3 को अपन कैसे लिखें? 1/3 D/dt और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? H2। समझ में आया? ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन। अब इतना मैंने बता दिया, एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए बनता है। देखो खुद से सॉल्व किया करो और आंसर को कमेंट सेक्शन में दिया करो जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो। मैं तो बता ही दूँगी कि आंसर क्या आना है, मुझे भी तो पता चले कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम खुद से सॉल्व करोगे
और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कर दो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे तो कराना ही है नेक्स्ट वीडियो में, और इसको नोट कर लेना, ठीक है। दैट्स ऑल।